नमस्ते। नमस्ते। कोर्स 9 में हम लोगों को अध्ययन करना है आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? आप लोग देखे होंगे कि चित्र के माध्यम से भी कहानियाँ बताई जाती हैं और चित्र के माध्यम से भी हम लोगों को बहुत सारे विषयों की जानकारी हो जाती है। चित्र के माध्यम से भी हमें बहुत सारे विषयों की जानकारी हो जाती है और चित्र भी बहुत कुछ बोलता है। कुछ पेंटिंग के माध्यम से, कुछ चित्र के माध्यम से भी कहते हैं। तो आंकड़ा सांख्यिकी में जब हम अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी में हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी ऐसे कह देते हैं लोग कि रॉ डाटा है, एक कलेक्शन डाटा है, एक प्राप्त आंकड़ा है। लेकिन आंकड़े को जब सूचीबद्ध करते हैं तो उसको क्रमबद्ध आंकड़ों में सूचीबद्ध करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम में सजाते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन जब आंकड़ों को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, एक चित्र के रूप में दिखाते हैं, एक फिगर के रूप में, एक डायग्राम के रूप में जब हम उसे दर्शाते हैं तो उसे आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण कहा जाता है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने एवं उसका निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विधि तो नहीं, प्रविधि कह सकते हैं। प्रविधि आप लोग मेथड पेपर में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, टेक्निक और मेथड में क्या अंतर है ना। विधि को अंग्रेजी में टेक्निक कहते हैं, जबकि प्रविधि को मेथड कहते हैं। मेथड और टेक्निक। तो किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण विधि है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी समंकों या आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समंकों या आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य रूप से आंकड़ा या आंकड़ा जिसे समंक भी कहा जाता है, या तो सारणियों में क्रमबद्ध किया जाता है अथवा आरेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह हम लोगों को पढ़ना है आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण। ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने, समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रविधि है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समंकों या आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः समंक या आंकड़ा या तो सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं अथवा आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाता है। आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाता है। आलेखीय निरूपण का महत्व क्या? उनका महत्व तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। पहला महत्व है कि आकर्षक, ये अट्रैक्टिव होता है आलेखीय चित्र, क्योंकि आलेख हम लोगों को आकर्षित करता है। कोई भी चित्र अगर है तो आकर्षित करता है। शब्दों में लिखा हुआ हो तो उसे ध्यान आकर्षित कम होता है, लेकिन जब वो एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसमें आकर्षण ज़्यादा होता है। तो आलेखीय चित्र सुंदर तथा रुचिपूर्ण होते हैं और इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को अनेक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बचपन में आप लोग देखे होंगे एक प्यासा कौवा, कहानी सुनिए ना। एक कौवा प्यासा है
वो घड़ा में पानी थोड़ा था, कौआ प्यासा था, कंकड़ लाकर डालता है और डालते डालते जब पानी ऊपर आ जाता है तो उस पानी को पीकर वो उड़ जाता है। तो ये आलेख्य चित्र सुंदर और रुचिपूर्ण होते हैं और इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को अनेक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं और ये छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, सरल तथा बुद्धिगम्य, सिंपल तथा इंटेलिजिबल। आलेख्य चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होता है। आलेख्य चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होता है, जबकि बड़ी बड़ी सांख्यिकीय सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। ओके। दूसरा, सरल तथा बुद्धिगम्य, सिंपल एंड इंटेलिजिबल। आरेखीय चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होता है, जबकि बड़ी बड़ी सांख्यिकीय सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। तो पहला महत्व हो गया आकर्षक और दूसरा क्या महत्व हुआ? दूसरा महत्व हुआ सरल तथा बुद्धिगम्य, सिंपल एंड इंटेलिजिबल। आलेखीय चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होते हैं, जबकि बड़ी बड़ी सांख्यिकीय सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। तीसरा महत्व है एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना, पूर्ण ज्ञान। एक ही दृष्टि में आंकड़ों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना। नॉलेज अबाउट द डाटा एट ए ग्लांस। आलेखीय चित्रण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणियन द्वारा संभव नहीं है। आलेखीय चित्रण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणियन द्वारा संभव नहीं है। चौथा है समय और श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और श्रम की बचत। सांख्यिकीय गणना अत्यधिक द्रुह और परिश्रम साध्य होता है। सांख्यिकीय गणना अत्यधिक द्रुह और परिश्रम साध्य होता है। अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत होती है। तो सांख्यिकीय गणना अत्यधिक द्रुह और परिश्रम साध्य होता है, अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है मध्यांक, मान, बहुलक तथा शतांशीय मान के बारे में अनुमान। एस्टिमेशन ऑफ मीडियन, मोड एंड परसेंटाइल्स। आलेखीय चित्र ग्राफ की सहायता से सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से मध्यांक, बहुलक और शतांशीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आलेखीय चित्र ग्राफ की सहायता से सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से मध्यांक, बहुलक और शतांशीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। छठा है तुलना में सहायक। तुलना में सहायक से तात्पर्य हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द डाटा। आलेखीय चित्र की सहायता से सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से दो या दो से अधिक समूहों की तुलना में भी सहायता मिलती है। अगला है अंतर्गणन एवं बाह्य गणन में उपयोगी, यूजफुल इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अंतर्गणन एवं बाह्य गणन में उपयोगी, यूजफुल इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। आलेखीय चित्र की सहायता से अंतर्गणन एवं बाह्य गणन किया जा सकता है।
अंतर्गणन एवं बाह्यगणन सकता है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्षों के बालकों की औसत ऊंचाई ज्ञात करके दोनों चल राशियों, दोनों वेरिएबल्स में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ की सहायता से 6.5 या 8.5 वर्ष के बालकों की औसत ऊंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे अंतर्गणन कहा जाता है। जबकि वक्र को आगे बढ़ाकर 12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, जिसे बाह्यगणन कहा जाता है। 8वां है, आंकड़ों को ग्राफ द्वारा स्मरणीय बनाया जाता है। आंकड़ों को ग्राफ द्वारा यादगार बनाया जाता है। अगला है, विभिन्न रंगों द्वारा बने ग्राफ अधिक आकर्षक होते हैं। विभिन्न रंगों द्वारा बने ग्राफ अत्यधिक आकर्षक होते हैं और वे सहज ही ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार ग्राफ का उपयोग प्रचार और विज्ञापन के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। इससे आंकड़ों की प्रकृति को समझना सरल होता है। ठीक है। इसके बाद आलेखीय निरूपण की सीमाएं दोष। गुण के साथ साथ महत्व के साथ साथ दोष भी होते हैं। अगर मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगा, है ना। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे। तो आलेखीय निरूपण की सीमाएं या दोष क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ग्राफ। तो पहला होगा व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन। व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा न संभव है और न वैज्ञानिक दृष्टि से ही ठीक है। व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा न संभव है और न वैज्ञानिक दृष्टि से ही ठीक है। तो आलेखीय चित्रण विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। आलेखीय चित्रण विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, इस क्षेत्र में अध्ययनकर्ता पैमानों को निश्चित नहीं कर सकता। केवल वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यस्त होते हैं। और चौथा, यदि पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए, यदि स्केल्स को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाता है। साधारण व्यक्ति ऐसे आलेखीय चित्रण का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाते हैं। साधारण व्यक्ति ऐसे आलेखीय चित्र का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाते हैं। तो इस तरह आलेखीय निरूपण की सीमाएं। आलेखीय निरूपण की सीमाएं हैं, पहला, व्यक्तिगत भेदों या सूक्ष्म तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा न संभव है और न वैज्ञानिक दृष्टि से ही ठीक है। दूसरा, आलेखीय चित्रण विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, इस चित्रण में अध्ययनकर्ता पैमानों को निश्चित नहीं कर सकता। केवल वही लोग कर सकते हैं जो अभ्यस्त होते हैं। और चौथा, यदि पैमानों को थोड़ा भी परिवर्तित कर दिया जाए तो कई बार ग्राफ का अर्थ ही बदल जाता है। अंत में, साधारण व्यक्ति ऐसे आलेखीय चित्रण का भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाते हैं। ठीक है। तो आलेखीय निरूपणों के प्रकार, इसकी चर्चा हमने क्लास में की है। स्तंभाकृति, हिस्टोग्राम जिसे कहते हैं, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे स्तंभाकृति, हिस्टोग्राम, जिसकी चर्चा मैंने क्लासों में की है, ऑनलाइन क्लासों में। स्तंभाकृति को आकृति चित्र भी आयत चित्र भी कहा जाता है, कॉलम डायग्राम कहकर भी संबोधित किया जाता है। सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ that represents the class frequencies in a frequency distribution by vertical rectangles. Okay.
तो जो सांख्यिकी में जो स्तंभाकृति है, सांख्यिकी में जो स्तंभाकृति है उसका तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन स्टैटिस्टिक हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ that represent the class frequencies in a frequency distribution by vertical rectangle. Okay. दूसरा है आवृत्ति बहुभुज। ठीक है, पहला हो गया स्तंभाकृति हिस्टोग्राम, दूसरा हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है आवृत्ति बहुभुज, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है, बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? इसे ही आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। बहुभुज का अर्थ उस रेखाचित्र से है जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं, या वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए फिगर बाउंडेड बाय ए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसीज। ओके, so frequency polygon is a figure bounded by a number of straight line representing the frequencies. दूसरा आवृत्ति बहुभुज की रचना के चरण। आवृत्ति बहुभुज की रचना के चरण में पहला है, या कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, आवृत्ति बहुभुज के सोपान और या आवृत्ति बहुभुज की रचना के चरण, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहला, सबसे पहले दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचते हैं। सबसे पहले दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो सरल रेखाओं को ग्राफ पेपर पर इस प्रकार खींचते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरा, समुचित पैमाना माने जो स्केल्स है, जो NF स्केल है, जो प्रॉपर स्केल है, समुचित पैमाना मानकर वर्ग विस्तार को OX अक्ष पर तथा आवृत्तियों को Y अक्ष पर अंकित किया जाता है। समुचित पैमाना मानकर वर्ग विस्तार को OX अक्ष पर तथा आवृत्तियों को OY अक्ष पर अंकित किया जाता है। तीसरा, इसमें वर्ग विस्तारों के मध्य बिंदु को ठीक ऊपर चलकर वर्ग विस्तारों की आवृत्तियों को अंकित करते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु ही पूरे वर्ग विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वर्ग विस्तारों के मध्य बिंदु को ठीक ऊपर चलकर वर्ग विस्तारों की आवृत्तियों को अंकित करते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु ही पूरे वर्ग विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंकित बिंदुओं को मिलाने से आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का निर्माण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्लास इंटरवल है उसके मध्य बिंदु, इसमें वर्ग विस्तारों के मध्य बिंदुओं के ठीक ऊपर, इसमें वर्ग विस्तारों के मध्य बिंदुओं के ठीक ऊपर चलकर वर्ग विस्तारों की आवृत्तियों जो फ्रीक्वेंसी है उसे अंकित किया जाता है, और क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु ही पूरे वर्ग विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार अंकित बिंदुओं को मिलाने से आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है।
इसके बाद है संचयी आवृत्ति रेखा चित्र। ठीक है, अगली जो ग्राफ आप लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कोर्स 9 में, वो है आलेखीय संचयी आवृत्ति रेखा चित्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसे ओगी भी कहा जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसे ओगी भी कहा जाता है। तो संचयी या संचयी आवृत्ति वक्र में, संचित या संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गांतरों की उच्च सीमाओं अपर लिमिट पर प्रदर्शित किया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से, संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से यह सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी से इसका अध्ययन किया जाता है। संचयी आवृत्ति रेखा चित्र में संचित या संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गांतरों की उच्च सीमा वर्ग अपर लिमिट पर प्रदर्शित किया जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से या सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं। इसके निर्माण के जो चरण हैं, क्या सोपान है, संचयी आवृत्ति रेखा चित्र के निर्माण के सोपान, द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओके, संचयी आवृत्ति रेखा चित्र के निर्माण के सोपान, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नंबर 1, सर्वप्रथम तालिका में दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदल देते हैं। सबसे पहले तालिका में दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदल देते हैं। दूसरा, OX अक्ष पर वर्ग विस्तार अंकित करते हैं। और तीसरा, OY अक्ष पर संचयी आवृत्ति को वर्गीकृत करते हैं। और चौथा, प्रत्येक संचयी आवृत्ति को प्राप्तांक की उच्चतम सीमा पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद अंकित बिंदुओं को सरल रेखा से फ्री हैंड से मिला देना चाहिए। यह ग्राफ संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित करता है, अतः इसे संचयी आवृत्ति रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति रेखा चित्र के निर्माण के सोपान, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नंबर 1, सर्वप्रथम तालिका में दी गई आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदल देते हैं। दूसरा, OX अक्ष पर ग्राफ वर्ग विस्तार अंकित करते हैं। तीसरा, OY अक्ष पर संचयी आवृत्ति को अंकित करते हैं। चौथा, प्रत्येक संचयी आवृत्ति को की प्राप्तांक की उच्चतम सीमा पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद अंकित बिंदुओं को सरल रेखा से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना चाहिए। एक ग्राफ संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित करता है, अतः इसे संचयी आवृत्ति रेखा चित्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगीव कहते हैं, है ना। और संचयी प्रतिशत वक्र, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओगीव। संचयी प्रतिशत वक्र या त्वरण, संचयी प्रतिशत वक्र या त्वरण वह रेखा चित्र है जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर, पहले प्रतिशत आवृत्ति में बदलते हैं, है ना। संचयी प्रतिशत वक्र या त्वरण वह रेखा चित्र है जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमाओं अपर लिमिट्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण वक्र की सहायता से प्रतिशतांक और प्रतिशतांक क्रम, परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल जानते हैं ना, n/100, A0 + n/100 - CF/f × I, वो परसेंटाइल निकालते हैं। जब परसेंटाइल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रतिशतांक का, पहले n/100 ज्ञात करेंगे, फिर उसमें जिस
वर्ग विस्तार में आएगा उसमें L0 निकालेंगे, फिर ये L0 प्लस n/100 माइनस f स्मॉल f बाई माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई। फिर से बता देता हूँ, परसेंटाइल इक्वल टू L0 प्लस n/100 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू आई, जो कि संचयी आवृत्ति रेखाचित्र द्वारा संपन्न नहीं होता है। संचयी आवृत्ति वक्र के निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। नंबर 1, सर्वप्रथम संचयी आवृत्तियों को संचयी प्रतिशत आवृत्तियों में बदलते हैं। पहले 1/n ज्ञात किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग विस्तार की संचयी प्रतिशत आवृत्ति ज्ञात की जाती है। सबसे पहले संचयी आवृत्तियों को संचयी प्रतिशत आवृत्तियों में बदलते हैं। इसके बाद पहले 1/n ज्ञात किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग विस्तार की संचयी प्रतिशत आवृत्ति के लिए उस वर्ग विस्तार की संचयी आवृत्ति तथा 100 से 1/n के मान से गुना करते हैं। ठीक है, उस वर्ग विस्तार की संचयी आवृत्ति तथा 100 से 1/n के मान से गुना करते हैं। दूसरा है संचयी प्रतिशत आवृत्ति। संचयी प्रतिशत आवृत्ति बराबर होता है 1/n इंटू संचयी आवृत्ति इंटू 100, 1/n इंटू संचयी आवृत्ति गुने 100। वर्ग विस्तारों को OX अक्ष पर तथा संचयी प्रतिशत आवृत्तियों को Y अक्ष पर उचित पैमाना लेकर अंकित करते हैं। ठीक है, वर्ग विस्तारों को OX अक्ष पर तथा संचयी प्रतिशत आवृत्तियों को OY अक्ष पर उचित पैमाना लेकर अंकित करते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग विस्तार से संबंधित संचयी प्रतिशत आवृत्ति को उस वर्ग की उच्चतम सीमा पर अंकित करना चाहिए। ठीक है, जो ये भी एक स्टेप्स है, अंतिम इसका चरण है, सोपान है। प्रत्येक वर्ग विस्तार से संबंधित संचयी प्रतिशत आवृत्ति को उस वर्ग की उच्चतम सीमा पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद है वृत्त चित्र किसे कहते हैं? पाई डायग्राम। जब सर्वेक्षण या परीक्षण प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं। जब सर्वेक्षण या परीक्षण प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। जनसंख्या अथवा आंकड़ों का विस्तार जब किसी एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है तथा उसके आधार पर जनसंख्या को कई भागों में विभाजित करना संभव होता है तथा तब उस परिस्थिति में वृत्त चित्र पाई डायग्राम का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली, आकर्षक और व्यापक होता है। ठीक है, जब सर्वेक्षण या परीक्षण वृत्त चित्र जब सर्वेक्षण या परीक्षण प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। जब सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। और जनसंख्या तथा आंकड़ों का वितरण जब किसी एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है तथा उसके आधार पर जनसंख्या को कई भागों में विभाजित करना संभव होता है, तब इस परिस्थिति में वृत्त चित्र पाई डायग्राम का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली, आकर्षक और व्यापक होता है। अतः
जनसंख्या की विशेषताओं को अलग अलग भागों द्वारा जनसंख्या की विशेषताओं को अलग अलग भागों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि विशेषताओं की मात्रा को अंशों में डिग्री में परिवर्तित कर लिया जाए। एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। इसलिए किसी प्रश्न में विशेषताएं, गुण या परिणाम प्रतिशत में दिए गए हों तो उनको अंशों में बदलना सरल होता है, उनको एंगल में बदलना सरल होता है। तो इस प्रकार वृत्त चित्र क्या हुआ? वृत्त चित्र हुआ जब सर्वेक्षण या परीक्षण जब सर्वेक्षण या परीक्षण प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। जनसंख्या अथवा आंकड़ों का वितरण जब किसी एवं विशेष गुणों के आधार पर किया जाता है तथा उसके आधार पर जनसंख्या को कई भागों में विभाजित करना संभव होता है, तब उस परिस्थिति में वृत्त चित्र का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली, आकर्षक और व्यापक हो जाता है। अतः जनसंख्या की विशेषताओं को अलग अलग भाषाओं द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि विशेषताओं की मात्रा को अंशों डिग्री में परिवर्तित कर दिया जाए। एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण होता है। एक सर्किल को बनाएंगे, एक सर्किल को चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। आप लोग वृत्त बनाए होंगे, समकोण भी जानते होंगे, समकोण 90 डिग्री होता है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अगर 90 × 4 90 को 4 से गुना करते हैं तो हमें 360 डिग्री प्राप्त होता है। तो एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। इसलिए किसी प्रश्न में विशेषताएं, गुण या परिणाम प्रतिशत में दिए गए हों तो उनको अंशों, एंगल्स में बदलना सरल होता है। अगला है वृत्त चित्र की रचना के सोपान। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। पहला, सर्वप्रथम दी गई विशेषताओं, परिणामों या गुणों की मात्रा को प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। जैसे मात्रा बटा कुल मात्रा गुने 100। सूत्र इसका होगा मात्रा बटा कुल मात्रा गुने 100। दूसरा है प्रतिशत में परिवर्तित परिणामों को अंशों डिग्री में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए सूत्र 1 या 2 का अनुसरण किया जाता है। प्रथम सूत्र है विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन के लिए 360/100 × प्रतिशत, 360/100 × %। ठीक है। और दूसरा सूत्र है विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन बराबर 3.6 × प्रतिशत, 3.6 × प्रतिशत। ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र हुआ विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन इक्वल टू 360, 360/100 × प्रतिशत। और दूसरा सूत्र हो गया विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन बराबर 3.6 × प्रतिशत। ठीक है। तो आलेखीय निरूपण के प्रकार में वृत्त चित्र से तात्पर्य पाई डायग्राम जब सर्वेक्षण या परीक्षण
जब सर्वेक्षण या परीक्षण प्राप्त आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त की सहायता से करते हैं तो इस प्रकार बने हुए ग्राफ को वृत्त चित्र कहते हैं। जनसंख्या अथवा आंकड़ों का वितरण जब किसी एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है जब जनसंख्या अथवा आंकड़ों का वितरण जब किसी एक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है तथा उसके आधार पर जनसंख्या को कई भागों में विभाजित करना संभव होता है, तब इस परिस्थिति में वृत्त चित्र पाई डायग्राम का उपयोग अत्यंत प्रभावशाली, आकर्षक और व्यापक होता है। अतः जनसंख्या की विशेषताओं को अलग अलग अंशों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि विशेषताओं की मात्रा को अंशों अतः जनसंख्या की विशेषताओं को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है कि विशेषताओं की मात्रा को अंशों डिग्री में परिवर्तित कर दिया जाए। एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर का कोण 360 डिग्री का होता है, 360 का होता है। इसलिए किसी प्रश्न के विशेषताएं, गुण या परिणाम प्रतिशत में दिए गए हों तो उनको अंशों में बदलना सरल होता है। वृत्त चित्र की रचना के सोपान, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। पहला, सर्वप्रथम दी गई विशेषताओं, परिणामों या गुणों की मात्रा को प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। सर्वप्रथम दी गई विशेषताओं, परिणामों या गुणों की मात्रा को प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। सूत्र = मात्रा बटा कुल मात्रा गुणे 100। दूसरा, प्रतिशत में परिवर्तित परिणामों को अंशों में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिशत में परिवर्तित परिणामों को अंशों अर्थात डिग्री में परिवर्तित किया जाता है और इसके लिए सूत्र 1 या 2 का अनुसरण किया जाता है। पहला सूत्र है विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन, इसमें 360 डिग्री बटा 100 × %। और दूसरा सूत्र है विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन = 3.6 × %। ठीक है। और अंत में जो अध्ययन करना आलेखीय निरूपण में वो है दंड या अस्तंभ आरेख, अंग्रेजी में जिसे बार डायग्राम कहा जाता है। दंड या अस्तंभ आरेखीय चित्रों में आंकड़ों को स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस आलेखीय चित्रों को दंड या स्तंभ आरेख कहकर संबोधित करते हैं। स्तंभ आरेख में सभी स्तंभों की चौड़ाई जो वाइड्थ होता है वो समान होता है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी भी समान होती है। जिस प्रकार आंकड़ों के आधार पर स्तंभाकृति, हिस्टोग्राम या आयतचित्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दंड या स्तंभ आरेख बार डायग्राम भी बनाए जाते हैं। अंतर बस इतना ही होता है कि आयतचित्रों का निर्माण एक ही अक्षभुज पर वर्गांतरों के क्रमानुसार सतत रूप में होता है, जबकि दंड आरेख में ऐसा बंधन नहीं होता है, बल्कि वे एक दूसरे से कुछ समान रूप से अलग अलग रहते हैं। शेष अन्य बातों में उनके निर्माण में उन्हीं आधारों का अनुसरण करना पड़ता है जिनको स्तंभाकृति में प्रयोग किया जाता है, जिनको स्तंभ हिस्टोग्राम में प्रयोग किया जाता है। इस तरह जिस तरह स्तंभाकृति बनाते हैं उसी प्रकार दंड आरेख भी बनाते हैं। दंड या स्तंभ आरेखीय चित्रों में आंकड़ों का स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्ययन किया संचयी बारंबारता वक्र, संचयी प्रतिशत वक्र का अध्ययन किया, वृत्त चित्र का अध्ययन किया, स्तंभाकृति हिस्टोग्राम का अध्ययन किया, आवृत्ति बहुभुज की किया, वृत्त में अंशों को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन किया, और जिस प्रकार आंकड़ों के आधार पर स्तंभाकृति आयत चित्रों का निर्माण किया जाता है,
ठीक उसी प्रकार दंड या स्तंभ आरेख बार डायग्राम भी बनाए जाते हैं। अंतर बस दोनों में इतना ही होता है कि आयचित्रों का निर्माण एक ही अक्ष भुजा पर वर्गांतरों के क्रमानुसार सतत रूप में होता है, जबकि दंड आरेख में ऐसा बंधन नहीं होता, बल्कि वे एक दूसरे से कुछ समान रूप से अलग अलग रहते हैं। शेष अन्य बातों में उनके निर्माण में उन्हीं आधारों का अनुसरण किया जाता है जिनके स्थान आकृति के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।